सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें राजनीतिक दल के बारे में जानेंगे तथा इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उन पे भी चर्चा करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आइए आज हम लोग समझते हैं किस प्रकार से एक दल को क्षेत्रीय, राजनीतिक और राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है, किन किन क्राइटेरिया को, किन किन प्रावधानों को फुलफिल करना पड़ता है, उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। पहला प्रश्न है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है। तो भारत में जो दलीय व्यवस्था ऑप्शन में है, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। तो दलीय व्यवस्था को समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि दल यानी जो राजनीतिक दल है उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से वो अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है प्रजातंत्र में। तो वर्तमान समय में देखा जाए, भारत ही नहीं अन्य देशों में जो विविध रूपों में प्रजातंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन प्रणाली है। प्रजातंत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो राज्यों की, जहाँ भी जिस राज्य की, जिस क्षेत्र की बृहद जनसंख्या और क्षेत्र की विशालता के कारण वर्तमान में विश्व के लगभग सभी जो देश में प्रतिनिधि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित है। यानी जितने भी जनसंख्या अधिक है तो वहाँ पर मुख्यतः सर्वाधिक देशों में देखा गया तो जो प्रतिनिधित्व प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था यानी प्रजा के द्वारा जो चुनाव करके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता है वह प्रचलित है। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जैसे राष्ट्रपति हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, जिसमें से हम देखेंगे आगे लोकसभा, विधानसभा। तो इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और इन प्रतिनिधियों द्वारा शासन कार्य किया जाता है। तो इस राजनीतिक दल की भूमिका क्या है। राजनीतिक दल की भूमिका यही है कि जो प्रजातांत्रिक है, प्रजातांत्रिक मुख्यतः जितने भी बड़े देश हैं जहाँ पर जनसंख्या अधिक है, वो क्या है, लोकतांत्रिक यानी प्रतिनिधित्व प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाती है। तो उसमें से क्या होता है कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधियों द्वारा शासन की व्यवस्था के संचालन के इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दल की व्यवस्था होती है। यानी कि प्रतिनिधित्व द्वारा क्या कहता है, शासन के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधित्व को चुनता है और यह प्रतिनिधित्व क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व द्वारा क्या कहता है, शासन व्यवस्था के संचालन द्वारा इस संपूर्ण प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। तो इस जो पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता होती है, इस जो पूरा प्रक्रिया होता है, इस विचारधारा के आधार पर क्या किया गया है, जो प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए राजनीतिक दल का जो अस्तित्व अनिवार्य है। तो इसी को जो पूरा प्रक्रिया होता है उसमें क्या होता है, वो राजनीतिक दल का अस्तित्व क्या है, वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने समझा, इस संक्षेप में हम लोग यह अर्थ समझ सकते हैं कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन, और जो जनता अपने प्रतिनिधि को निर्वाचन किया और जब निर्वाचन होकर जो प्रतिनिधि आया द्वारा जो शासन व्यवस्था के संचालन के इस संपूर्ण प्रक्रिया में को पूर्ण करने के लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है कि जो दलीय व्यवस्था है वह कैसी होती है, एक दल होता है, द्विदल, बहुदल। तो इसे भी हम लोग समझते हैं। अगर आप वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसे तीन भागों में बांटा गया है, एक बाएं, मध्य और दाएं, इस तरह से। तो जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उसके आधार पर बाईं और सुधारवादी दलों को रखा गया बाईं ओर, और मध्य में जो रखा गया उदारवादी दलों को, और दाएं जो रखा गया वह प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दलों को। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो अब हम लोग ये देखें कि विश्व में जो मुख्यतः तीन प्रकार की दलीय व्यवस्था प्रचलित है, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। अब ये एक दलीय कहाँ देखने को मिलता है, आपको हो गया रूस एवं अन्य यूरोपीय देशों में एक दलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था आपको अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी में द्विदलीय व्यवस्था देखने को मिल जाएगा। आपको पता होगा अमेरिका में दो दल होते हैं। हाल ही में एक पार्टी से ट्रम्प थे, अब जे बाइडेन बने। तो ये भी आप संक्षेप में देख सकते हैं। तो इन देशों में अब बहुदलीय व्यवस्था, अधिकांश देश जैसे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, भारत, ये सभी में बहुदलीय व्यवस्था है। तो भारत की जो व्यवस्था है वह बहुदलीय व्यवस्था है, यानी यहाँ पे बहुत दल होते हैं, क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय दल। आप आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से वर्तमान में अभी 2858 क्या है, यहाँ पर इतने दल है। इसमें से कुछ राष्ट्रीय होंगे, कुछ क्षेत्रीय होंगे, कुछ राज्य स्तरीय होंगे। तो उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जाना भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, तो वह बहुदलीय व्यवस्था है। और यह हम लोगों ने समझा कि दलीय व्यवस्था यानी कि राजनीतिक दल जो होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है। जिस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि प्रजा के द्वारा यानी लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, प्रतिनिधित्व को चुना जाता है, और जो प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं वो शासन व्यवस्था को संचालन करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, कह रहा लोकतंत्र का जो कार्य संचालन है किसके अभाव में असंभव है, योजना के, नौकरशाही के, राजनीतिक दल के, तो वह हो जाएगा राजनीतिक दल में। कह रहा लोकतंत्र का कार्य, क्योंकि लोकतंत्र जो लोगों के द्वारा चुना गया तंत्र है, यानी कि जो प्रशासन व्यवस्था
जो लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनकर क्या करते हैं, भेजते हैं, तो वह जो व्यवस्था है उसमें से किसकी भूमिका हम महत्वपूर्ण है, राजनीतिक दल की। अभी हम लोगों ने देखा कि जनता द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के निर्वाचन किया जाता है, यानी उसका निर्वाचन करता है, चुनती है, और प्रतिनिधित्व द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन के इस संपूर्ण प्रक्रिया में, और जो प्रतिनिधित्व चुनकर आते हैं उसके द्वारा शासन व्यवस्था के संचालन होता है, और इस जो प्रक्रिया होती है पूर्ण, वह किसके माध्यम, इस पूर्ण प्रक्रिया में एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है। तो वही हो रहा है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, वह राजनीतिक दल के अभाव में असंभव है। भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब करा भारत में जो दलीय व्यवस्था है, अभी हम लोगों ने देखा कि जो दलीय व्यवस्था है वह एक दलीय व्यवस्था भी है, द्विदलीय, बहुदलीय। एक दलीय हम लोगों ने रूस एवं अन्य यूरोपीय देश में देखा, बहुत द्विदलीय हम लोगों ने अमेरिका और फ्रांस, अमेरिका कहिए और फ्रांस, ये अमेरिका और अन्य देशों में, हम ब्रिटेन में, उन देशों में द्विदलीय व्यवस्था, और अन्य देशों में हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इन सभी भारत राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था देखा। तो क्या है वहाँ व्यवस्था, भारत का जो दलीय व्यवस्था उसमें किस प्रकार से, तो अधिकांश दल जो होते हैं प्रधानतः धर्म, भाषा एवं जाति आधार पर। हाँ, ये भी सही बात है कि जो दल होते हैं मुख्यतः अपने अपने एक सिद्धांत के अनुसार प्रमुखता उस पर देते हैं, धर्म पर भी देते हैं, भाषा पर। हाल ही में जैसे देख लीजिए बीजेपी हो गया, किस तरह से वो धर्म की प्रधानता दे रही है, आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। भाषा की बहुत सारे ऐसे जो भाषा की प्रधानता के लिए, फिर जाति की प्रधानता के लिए भाजपा हो गया, सपा हो गया। तो इन सभी को और भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको आंतरिक ये आधार नजर आ जाएगा। बी में देखते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों एवं कार्यक्रमों में काफ़ी क्या होती है, समानताएं होती है। बिल्कुल सही कि विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी क्या होती है, समानताएं पाई जाती है। यह भी भारत के दलीय व्यवस्था की एक विशेषता है। फिर करा विभिन्न क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। यह भी सही बात है कि भारत में क्षेत्रीय, आप क्षेत्रीय देखिए तो अभी चर्चा की है कि टोटल भारत में जो 2021 तक का डाटा है, 2019 तक का जो डाटा है वो 2858 टोटल क्या है, दलीय दल है, और इसमें से कुछ क्षेत्रीय हैं, कुछ राजनीतिक हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि 54 जो है वह राज्य स्तरीय दल है, और क्षेत्रीय दल तो पूछिए ही नहीं, 329 क्षेत्रीय दल है। तो इस तरह से क्या है, दलों की भरमार है। तो उपरिक्त सभी हो जाएगा, तो दलीय व्यवस्था की जो प्रमुख व्यवस्था है वह सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 4 में हम लोग आते हैं। 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। अब कह रहा भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अस्थायी का मतलब हो गया कि एक ही दल व्यवस्था जिसमें रह रहा, मुख्यतः आप कह सकते हैं कि एक ही दल बार बार बन रहा, जिसमें से एक दलीय में उसकी भूमिका होती, तो यह नहीं, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक, हाँ यह सही है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यह दलीय व्यवस्था की बात कर रहा है ए कथन, और कारण ये दलों की संख्या, कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सही है। नेक्स्ट देखिए 6 में, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। अब यहाँ पर कह रहा है कि राजनीतिक दल यानी कि राज्य स्तरीय दल की हैसियत रखने वाले कितने ऐसे पार्टी हैं जिसको राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है। तो इसे समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि वो कौन कौन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। कौन, एक राज्य स्तरीय पार्टी जब उसको क्या करेगा, राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलेगा, तो वो 3 प्रक्रिया को फॉलो करेगा। पहला होना चाहिए कि कोई भी जो है राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त तभी होगा जब लोकसभा चुनाव के कुल लोकसभा सीटों का 2% यानी 11 सीट 3 अलग अलग राज्यों से होगा, तब उसको क्या होगा, राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलेगा। दूसरा क्या होना चाहिए, लोकसभा या राज्य के विधानसभा में चुनावों में 4 अलग अलग, या तो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, 4 अलग अलग राज्यों में क्या हो, कुल वैध मत का 6% उसको मत प्राप्त होना चाहिए। तो यह ध्यान में रखना है कि वैध मतों का 6% होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्य, 4 अलग अलग राज्यों में। और तीसरा क्राइटेरिया है, यदि कोई दल 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में, यानी कि कोई भी है जो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेता है, कितने राज्यों में, 4 राज्यों में। अब आपके माइंड में उठाओ कि ये राज्य स्तरीय दल मान्यता कैसे प्राप्त करेगा, तो उसकी भी क्राइटेरिया है। तो उसी में से करा यहाँ पर पूछ दिया है कि कितने राज्यों में, तो वो 4 राज्य हो जाएगा, क्योंकि 4 राज्यों में कोई भी क्या है, मतलब जो भी राज्य स्तरीय राजनीतिक दल को हासिल कर लेता है तो वह क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय दल हो जाएगा, लेकिन अलग अलग राज्य होना चाहिए। तो राज्य के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसकी भी निम्नलिखित क्राइटेरिया, तो थोड़ा सा संक्षेप में जान लेते हैं क्योंकि उसकी आगे चर्चा होगी। तो कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी दल को राज्य स्तरीय दल यानी कि
राजनीतिक दल को एक राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता कब मिलती है? पहला क्राइटेरिया है कि दल जो है राज्य की विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ है कुल सीटों का 3%, सीट का 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो वो प्राप्त कर लिया। जैसे गोवा में हाल में देखिए जो हुआ, वहाँ पर इलेक्शन हुआ, उसमें से क्या हुआ, वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी को क्या मिला, वहाँ पर राज्य स्तरीय पार्टी का मान्यता मिला। क्यों मिला? क्योंकि वहाँ पर जो वोटिंग हुआ 40 सीट पर हुआ, तो कह रहा टोटल सीट का 3%, तो 1.2% तो 2 सीट प्राप्त कर लिया, या फिर 3 जो भी अधिक हो, तो वहाँ पर आपके द्वारा 2 सीट प्राप्त कर लिया गया। तो वह क्या हो गया, टोटल सीट का 3% आ गया, जिसके कारण वह वहाँ उसको राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल गया। तो ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा है लोकसभा या लोकसभा के लिए जो आम चुनाव में दल ने राज्य के लिए जो निर्धारित किया है प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में, यानी जो निर्धारित किया 25 लोकसभा सीट में एक सीट पर जीत दर्ज होना चाहिए। जैसे आप यूपी में देखिए 543 सीट में से आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिला, तो वहाँ पर वह क्या राज्य स्तरीय पार्टी नहीं बन पाई। तीसरा क्राइटेरिया लोकसभा या विधानसभा चुनाव में दल में कुल वैध मतों पर 6% मत प्राप्त हो, यानी कोई भी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा को वैध मत का 6% तथा साथ में एक लोकसभा सीट और 2 विधानसभा सीट पर दर्ज हो। कब हो? जब वह 6% वैध मत का प्राप्त कर लिया हो, तो साथ में उसको लोकसभा का अगर चुनाव हुआ तो 1 सीट प्राप्त होना चाहिए और विधानसभा में 2 सीट प्राप्त होना चाहिए, तब वह क्या हो जाएगा, इस पर वो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाएगा। जैसे गोवा में ही देख लीजिए कि वैध मतों का 6%, तो आप बताइए कि वहाँ पर जो वोटिंग हुआ था 64,000 समथिंग हुआ था, ये 64,000 नहीं कहिए, ज़्यादा था। तो वहाँ पर जो आप आम आदमी पार्टी था जिसकी जो पूरा वोटिंग आया था वह 64,354 था, यानी कुल वोट का 6.8% था। तो फॉलो कर लिया कि क्या होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा का 6% मत प्राप्त होना चाहिए वैध मत का, और अगर लोकसभा में हो तो साथ में लोकसभा का 1 सीट और विधानसभा का हो तो 2 विधानसभा का सीट, तो दोनों फुलफिल हो गया ना कि 6.8% वैध मत का भी प्राप्त किया और 2 सीट भी प्राप्त कर लिया। तो ये क्राइटेरिया, चौथा क्राइटेरिया राज्य या लोकसभा, राज्य के में लोकसभा या विधानसभा के लिए हुए चुनाव दल में कुल वैध मत का, अब मान लेते हैं कोई राज्य का मतलब लोकसभा में, राज्य में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव हुआ, तो चुनावों में दल के कुल वैध मत का 8% वोट प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना ये राज्य स्तरीय, यानी कि कोई भी जो दल है वह कब राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। 4 क्राइटेरिया को देखा, तो यहाँ पर तो बस प्रश्न पूछा था कि राज्य स्तरीय मतलब राज्य स्तरीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी हैसियत रखने वाले राजनीतिक दल में, तो 4 राज्यों में होगा तब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा पारदर्शिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? वह निर्वाचन आयोग देता है कि कोई भी राजनीतिक दल है उसको कब राष्ट्रीय दल मिलेगा, कब पारदर्शिक दल मिलेगा। जो अभी हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय दल होने के लिए 3 क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। पहला हम लोगों ने देखा कि लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीट का 2% प्राप्त होना चाहिए उसको, 2% का मतलब जितना भी सीट है अगर आप 2% निकालेंगे तो 11 सीट आएगा उसका। दूसरा होना चाहिए लोकसभा या राज्य के विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त होना चाहिए, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीटों पर भी दर्ज होना चाहिए, यानी उसके अतिरिक्त जो 4% तो ये कितना करा, 6% तो वैध मत प्राप्त होगा ही होगा, प्लस 4 लोकसभा का भी सीट चाहिए। और चौथा था कि अगर कोई भी जो दल है 4 या इससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ली हो, तब उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हम लोग, तो राष्ट्रीय दल को पारदर्शिक दल, निर्वाचन आयोग हो गया। नेक्स्ट 7 में हम लोग आते हैं। 7 में करा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब, कब दी जाती है? कोई भी राजनीतिक दल है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में, अभी हम लोग चर्चा किए वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती हो। चलिए आगे बढ़िए, चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर ले, राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का 5%। चलिए और आगे बढ़ते हैं, उसे 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मानता, तो उपरिक्त सी पर्याप्त है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना था कि कोई भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मानता तब मिलती है जब वो निम्नलिखित क्राइटेरिया को, मतलब 3 क्राइटेरिया को फुलफिल पाता। पहला क्या था, लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीट का 11% वह सीट पर जीत हासिल किया होता था। ये सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्य में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में हो गया 11 सीट तो नहीं होगा, कम से कम 3 में होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, दूसरा हम लोगों ने देखा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करे, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर भी दर्ज हो। ऊपर तो था कि 11 प्राप्त कर, इधर 6 प्राप्त किया, तो साथ में क्या हो, अलग अलग राज्यों में, 4 अलग अलग राज्यों में क्या हो, सीटें पर जीत भी दर्ज हो। और तीसरा क्या था, तीसरा था कि कोई भी दल 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर ले, तो वही हो गया कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर। और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 4 क्राइटेरिया था। पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि कुल सीट का जो भी है विधानसभा में हुए चुनाव में
कुल सीट जितने भी सीट है उसका 3% या 3 सीट हो जो भी अधिक हो वो हासिल हो जाए। जैसे गोवा में 40 सीट था तो उसका 3% कितना आया, 1.2 आया, तो वह उसको हासिल हो गया। तो तीन वहाँ पर 2 सीट मिला तो वो बन गया। जिससे भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल कम से कम हो। तो अब कह रहा है कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्राप्त कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने 3 क्राइटेरिया पाला कि क्या होना चाहिए कि वह कुल लोकसभा सीट का कितना परसेंट, 2%, यानी 11 सीट होना चाहिए। वो अभी क्या होना चाहिए, 11 सीट क्या, कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मत का 6% होना चाहिए तथा साथ में क्या होना चाहिए, 4 लोकसभा सीट पर भी दर्ज हो। तीसरा हम लोगों ने देखा कोई भी जो है दल कोई भी दल 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या कर रहा हो, वह राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा हो। तो 4 राज्य हो जाएगा ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट, देखिए 9 में, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी प्राप्त कर सकती है जब आम चुनाव में से कम 4 राज्यों में कुल कितना मत प्रतिहात मत प्राप्त हो। प्रतिहात का मतलब होता है बदले में, यानी कुल कितना मत उसको बदले में प्राप्त हो। देखिए प्रश्न काफ़ी अच्छा है। कह रहा कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त कर सकती है जब आम चुनाव में जो राज्य स्तर का चुनाव होता। अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसे कम से कम कितना वोटिंग चाहिए था। कम से कम हम लोगों ने देखा था कह रहा है कि राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता तभी प्राप्त हो सकता है जब आम चुनाव। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि वह कम से कम क्या होना चाहिए उसको, ये कम से कम कुल कितना प्रतिहार मत प्राप्त होना चाहिए, 4, 5, 6, 10 ऑप्शन में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 4%। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि 4% तो चर्चा कहीं नहीं हुई है। तो कह रहा है कि कम से कम 4 राज्यों में, तो 4 राज्यों में कुल कितना। अब देखिए 4 राज्य ने कर रहा है इसलिए 4% हुआ। देखिए अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भी राजनीतिक दल है उसको क्या है, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया में हम लोगों ने देखा था कि वह क्या होना चाहिए, जो भी विधानसभा का चुनाव हो रहा हो तो उस विधानसभा चुनाव में कम से कम वो 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो। तो वही करा कम से कम 4 राज्यों में। तो यही 4 राज्यों में अगर वह आम चुनाव का 4% वोट प्राप्त कर लेता तो सही हो जाएगा, क्योंकि अगर 4% वोट जैसे ही प्राप्त कर रहा है तो वहाँ का क्या हो रहा है, क्षेत्रीय दल हो रहा है। तो उसी तरह अगर वो 4 राज्यों में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह वहाँ का राजनीतिक राज्य स्तरीय दल बन जाएगा। तो जैसे ही 4 राज्यों में राज्य स्तरीय बन जाएगा तो वह राष्ट्रीय दल मिल जाएगा। तो प्रश्न थोड़ा घुमाया हुआ है लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अब वहाँ पे तो 3 था तो यहाँ पर ऑप्शन में 4 रखा है, तो 3 से थोड़ा बढ़कर हम 4 को कम से कम हम इस 4 ऑप्शन में से उसको लेकर चलेंगे तो पर्याप्त वो फुलफिल हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया हुआ। अगर यहाँ पर कम से कम 4 राज्यों में नहीं होता ना, परसेंटेज नहीं होता ना, तो उसका जवाब अलग होता। वो सिर्फ पूछता मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय दल को कितने राज्य स्तरीय दल में मानता, तो 4 होता। लेकिन यहाँ पर कम से कम 4 राज्यों में कुल करा है, तो कम से कम 4 राज्यों में कुल प्रतिहार मत का कितना होना चाहिए, 4% होना चाहिए। नेक्स्ट देख लिए भारत में, अगर उसका सही जवाब अगर आप समझ गए उस क्वेश्चन का तो 10 ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। यहाँ पे देखा था कम से कम 4 राज्यों में कुल कितना प्रतिहार यानी बदले में मत प्राप्त होना चाहिए आम चुनाव का, तो 4% था। जो हम लोगों ने देखा था कि 4 राज्यों में यानी प्रत्येक राज्य में कितना परसेंट, 3% आ रहा था। तो वही कह रहा प्रत्येक अलग अलग जगह। तो भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त होना चाहिए। तो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त वाला ऑप्शन 10% वैध मत पर 4 या 4 से अधिक राज्यों में, बिल्कुल नहीं। 4% वैध मत होना चाहिए 4 अथवा अधिक राज्यों में, बिल्कुल सही बात है। 4 अथवा अधिक राज्यों में क्या होना चाहिए, प्रत्येक राज्य में 3% था ना, 3% या 3 सीट। जैसे गोवा में 40 सीट था तो 40 का 3% 1.2 आया। तो वहाँ क्या किया, 2 सीट किसके द्वारा हासिल कर लिया गया, वह आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो गोवा में उसको क्या मिल गया, राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिल गया। तो उसी तरह वो 4 राज्यों में कर लेगा। तो वही 3 से पे के ऊपर मिनिमम 4% वैध मत 4 से 4 अधिक राज्यों में कर लेंगे आम चुनाव में, तब वो आपको क्या हो जाएगा, वह आपको राष्ट्रीय दल के रूप में मानता है। भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता क्या है, भारत में दलीय पद्धति की विशेषता यही है कि भारत एक बहुदलीय पद्धति है। बहुदलीय पद्धति में हम लोगों ने देखा था जिसमें विभिन्न धर्म, भाषा, इन सभी पर भी प्रधानता दी जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों कार्यक्रमों में काफ़ी समानता भी देखने को मिलती है। क्षेत्रीय राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की यहाँ भरमार भी देखने को मिला था। तो वही है भारत में दलीय व्यवस्था की व्यवस्था एक बहुदलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण धर्म, भाषा और जाति पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के दर्जा प्रदान किया गया था। अर्थात प्रथम लोकसभा चुनाव, प्रश्न तो काफ़ी अच्छा है। अब प्रथम लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो याद करिए
प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1992 में हुआ था। अब उस समय जो है 1992 में कितने राजनीतिक दलों को मान्यता दिया था? तो वह था राष्ट्रीय दलों के रूप में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा 14 था। तो ध्यान में रखिएगा उस समय 14 राजनीतिक दलों को, लेकिन अभी हाल में अगर आप लेटेस्ट में देखेंगे तो ज़्यादा नहीं है, 8 है। अगर 2019 से पहले वाला प्रश्न बना रहे हो तो उसमें 7 देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में एनपीपी को मिला है। नेक्स्ट आइए 13 में आते हैं। 13 में कह रहा वर्तमान समय में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वर्तमान समय में देश में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या, देखिए यह प्रश्न अगर आप बना रहे हो, कब बना रहे हो, अगर 2019 से पहले का प्रश्न है तो वहाँ 7 मिलेगा, लेकिन 2019 में आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ, मतलब एक और पार्टी को मान्यता मिला है। यानी कि आप टोटल डाटा देखेंगे 23 सितंबर 2021 तक नवीनतम प्रकाशन के अनुसार दलों की टोटल संख्या 2858 है, जिसमें 8 क्या है, राष्ट्रीय दल है, और 54 राज्य स्तरीय दल है, और बाकी तो हम लोगों ने देखा 2797 गैर मान्यता प्राप्त दल है। तो 8वां था वही नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका जो स्थापना है 7 जून, यानी इसको मान्यता मिला 7 जून 2019 को, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, है ना। तो इसलिए 8 हो जाएगा। तो ये प्रश्न को ध्यान में रखना है, अगर आप लेटेस्ट अगर बना रहे हो तो 8 ही मारिएगा। नेक्स्ट 14 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? अब कह रहा क्षेत्रीय दल कौन है? तो कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल, माकपा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, अकाली दल एक क्षेत्रीय दल है। अब आपके माइंड में उठ रहा होगा क्षेत्रीय दल क्या है? तो अब बाकी सभी जो है राष्ट्रीय राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल के लिए हम लोगों ने देखा था ना किस प्रकार से क्राइटेरिया फॉलो हो रहा था, जिसमें हम लोग कहते हैं 2% होनी, 11 सीट होना चाहिए, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा का वो सीट होना चाहिए। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा कि कम से कम 6% सीट होना चाहिए, कितने मतलब ये, उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों में 6 क्या था, मतलब कि लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में 6% मत प्राप्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर दर्ज भी होना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा था कि कोई भी दल को 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो ये 3 क्राइटेरिया को हम लोगों ने देखा था क्षेत्रीय दल के। तो कांग्रेस को वो क्षेत्र राष्ट्रीय दल है, भाजपा भी राष्ट्रीय दल है। कांग्रेस तो 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, भाजपा 1980 में हुई, फिर माकपा आया। तो इन सभी का राष्ट्रीय दल है, लेकिन अकाली दल क्या है, क्षेत्रीय दल है। नेक्स्ट देखिए 15 में, राजनीतिक दलों को पंजीकृत दल की स्थिति के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? कह रहा राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए, अब कोई भी राजनीतिक दल है उसको पंजीकृत दल यानी कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो ये अभी हम लोगों ने अध्ययन किया, क्या देखा कि कम से कम होना चाहिए 4% उसको मत प्राप्त होना चाहिए पंजीकृत दल के लिए, चाहे वो एक ही राज्य में हो। अगर उस राज्य में होगा तो उस राज्य के लिए वह पंजीकृत हो जाएगा। और उसी प्रकार से 4 अलग अलग राज्यों में देखने के लिए हम लोगों ने देखा कि उसको क्या होना चाहिए, वैध मत का आम चुनाव के लिए 4%, 4 से अधिक राज्यों में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 16 में देखिए, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? कह रहा भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है? संयुक्त प्रगति का, राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन का, जनता परिवार का, राष्ट्रीय परिवार का। तो आइए हम लोग समझते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उद्भव हुआ। बात है इसकी, भाजपा की उत्पत्ति होती है 1951 में, श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित जनसंघ में होता है। मतलब कहिए कि उसी समय उस जनसंघ का एक गठन होता है। लेकिन यह जो देखने को मिलता है, मतलब व्यक्तिगत रूप से भाजपा की जो उत्पत्ति तो ठीक है 1951 में श्याम प्रसाद मुखर्जी द्वारा गठित जनसंघ में जरूर देखने को मिलता है। उसके बाद यह जो अस्तित्व में आता है वो हम लोग समझते हैं। क्या होता है 1977 ईस्वी में, आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकालीन लगाया जाता है। यह आपातकालीन जो है कब लगता हुआ, 1975 ईस्वी में लगता है, जो कि आपको पता हुआ कि इंदिरा गांधी जो बरेली से चुनाव जीती थी उसी के विरुद्ध में एक इलाहाबाद कोर्ट में याचिका दायर किया हुआ था कि वो गलत तरीके से जीते, और वो सही ठहराता न्यायालय, और इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको अवैध घोषित कर देता। और जैसे ही 24 जून को अवैध घोषित करता और 25 जून को वो 25 जून 1975 ईस्वी को वह राष्ट्रपति को कहकर इमरजेंसी लगा देते। और इमरजेंसी जो होता है वह 21 महीने का होता है, यानी वह जो लगता है 23 मार्च 1977 ईस्वी तक होता है। और इन्हीं के विरुद्ध में अब क्या हो जाता कि जो अन्य पार्टियां रहती इस तानाशाही को देखकर वो क्या होती है, संगठित हो जाती है। यानी इंदिरा गांधी को हराने के लिए सारी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला करती है। कब? 1977 ईस्वी में। तो वही जनसंघ में कई अन्य पार्टी के साथ मिलकर विलय हो जाता और जनता पार्टी बन गई। वही 23 जनवरी 1977 ईस्वी को इसका गठन होता, और इसने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया, और इस गठबंधन को जो सीट मिला था वह 345 सीट, कांग्रेस को मात्र 189 सीट। और वही 3 साल के सत्ता में रहने के बाद क्या होती, जनता पार्टी का विघटन। वही मोरारजी देसाई यहाँ पर क्या बनेंगे, पहले गैर कांग्रेसी। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि मोरारजी देसाई कांग्रेस में ही थे, लेकिन वो इस बात से
दुखी थे, नाराज थे कि वह उतने मतलब सीनियर लीडर होने के बावजूद भी उनको पीएम पद नहीं दिया गया। उसी से वो हटकर वो ये आते हैं और इसका स्थापना करते हैं। आप डिटेल में जाएंगे, चर्चा हम लोग पहले भी किए, तो आंशिक रूप से यहाँ पे हमने चर्चा कर दिया। इस तरह से क्या होता है, 1977 का आम चुनाव होता है और इसमें क्या होता है, जो जनसंघ बनता है अन्य पार्टियों कई दलों को मिलाकर, जनसंघ उस पार्टी की विजय 3 साल का रहता है, फिर उसका भी विघटन हो जाता है, 1980 ईस्वी में भंग हो जाता है और तत्कालीन जनसंघ के सदस्यों से ने क्या करते हैं, अब वहाँ से अलग होकर एक भाजपा का गठन होता है। और यहीं से क्या होगा, हालांकि शुरुआत में तो ये असफल रहता है, लेकिन 1984 के आम चुनाव में केवल 2 सीटें जीतकर कौन, राम जन्मभूमि की पीठ पर इसकी ताकत बढ़ती है और इसकी स्थापना वही 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी के अध्यक्षता में होता है। तो प्रश्न इस तरह से हम लोगों ने देखा, किस तरह से जनसंघ की भारतीय जनता पार्टी के किस राजनीतिक समूह का हिस्सा था, तो वह ऑप्शन में है राष्ट्र संघ जनता परिवार, तो वह प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था। यही था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से क्या हुआ, इस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, जो क्या कर ली थी, इमरजेंसी के कारण उस तानाशाही के विरुद्ध में बहुत सारे अन्य पार्टियां मिलकर एक जनसंघ बनाई थी, वही जनतंत्र गठबंधन, और जो चुनाव को जीती भी थी। फिर उसका भंग भी हो जाता, उसी से फिर भाजपा का निर्माण। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सेतकत कामगार पार्टी है, उसके बाद है पटाली मकाली कच्ची है, उसके बाद है रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है। तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका जो निर्माण है वो किस तरह से हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सेतकर जो कामगार पार्टी है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में पट्टाली मक्कल कताची पाडुचेरी में, रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी केरल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में, ये सही है। आगे हम लोग देखेंगे किस तरह से जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमर अब्दुल्ला के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है, फिर उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला, फिर उनके पुत्र अमर अब्दुल्ला नेतृत्व करते हैं। 18 में देखिए, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों सीपीआई और सीपीआई में किस वर्ष हुआ। देखिए, अब हम लोग समझेंगे भारतीय सीपीआई यानी कि जो भारतीय साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। भारतीय साम्यवादी का अर्थ ही होता है वर्गहीन समाज, यानी इस दल का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसा हमको समूह का, एक दल का तैयार करना जिसमें वर्गहीन समूह, इसमें जाति धर्म नहीं हो, इसमें एक वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो एक मतलब वर्ग को इसमें देखा, प्रधानता दिया गया, कोई जाति उति पात को नहीं। तो ये उसकी स्थापना कब की गई, मतलब सीपीआई और सीपीएम किस वर्ष अलग हो गया, तो वह हुआ था 1964 में। अब इसकी कहानी को समझते हैं। सीपीआई की स्थापना मुख्य रूप से, देखिए, जो सीपीआई है वह कहती है कि इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में कानपुर में हुआ था, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी है उसका कहना है कि इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, ताशकंद में, मानवेंद्र। ये आपको ये भी पता होना चाहिए, प्रश्न इससे पहले भी हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में देखा था कि किस तरह से वहाँ पूछा गया था कि अक्टूबर 1920 ईस्वी में ताशकंद में किनके नेतृत्व में ये सीपीआई का गठन होता है ना, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें क्या करते हैं, एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय ताशकंद में जाकर अन्य उनके सहयोगियों के साथ उसका क्या करते हैं, वहाँ का मुखिया हुआ, वहाँ का लीडर करते हैं। तो इस तरह से ये हुआ। तो वही होता है 1900, भारतीय साम्यवादी दल का कहना है, सीपीआई का कहना है 1925 में कानपुर में। उनका कहना है कि इसका है जो औपचारिक रूप से जो है वह मतलब बनना स्टार्ट हुआ था 1920 ईस्वी में, लेकिन औपचारिक रूप से बनकर तैयार हुआ था 1925 ईस्वी में। तो दोनों को क्लू को ध्यान में रखेंगे, प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है। तो सीपीआई का कहना है कि 1925 में कानपुर में हुआ था, और सीपीआई मार्क्सवादी का कहना है कि वह 1920 में हुआ था। तो 1920 से रिलेटेड प्रश्न हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखा था ना, कि जिसमें चर्चा हुई थी कि ये मानवेंद्र नाथ अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए थे। भारतीय समूह के मुखिया कौन थे, उसमें मानवेंद्र नाथ एम.एन. रॉय थे। तो इस तरह से अब यह होता, सीपीआई का विघटन 1964 ईस्वी में जाएगा, तो वह सीपीआई से अलग होकर एक सीपीआईएम यानी भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का गठन होगा। तो ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ये आपको पता होगा, 1850 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अहम भूमिका ह्यूम की रहती है, जिसमें वेमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। आपको पता होगा किस तरह से पुणे से फिर उसको कलकत्ता में ट्रांसफ़र किया था। वेमेश चंद्र बनर्जी बैरिस्ट्री रहते हैं, काफ़ी एक प्रसिद्ध वकील भी कलकत्ता में उस टाइम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था, ये आपको पता ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, जो अभी भी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह याद करिए। भारतीय जनता पार्टी का गठन किस तरह से हुआ, कहाँ से वो निकली हुई पार्टी थी, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि वह पार्टी राष्ट्रीय जनतंत्र, जो जनतांत्रिक गठबंधन यानी जनसंघ जो बना था, किसके विरुद्ध में एकत्रित होने के लिए, इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी लागू हुआ था, जिसमें कोर्ट, इलाहाबाद कोर्ट उसको अवैध घोषित करती है,
उसको खारिज कर देती है, तो उसके बाद उनके रद्द हो जाती है, इमरजेंसी लागू होता है। उसी के विरोध में 1970 ईस्वी में सभी पार्टी एकजुट होकर जनतंत्र संघ बनाते हैं, और जनतंत्र संघ में क्या होती है, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है, और वह सरकार भी 2 साल बाद 1980 ईस्वी में क्या होता है, 2 से 3 साल बाद वही 1980 में भंग हो जाती है, और वहीं से जनता पार्टी का निर्माण होता है। हालांकि शुरुआती में असफल रहते हैं, लेकिन 1984 ईस्वी में जो राम जन्मभूमि होती है वहाँ पर वो 2 सीटें जीतने में कायम रहती है, सफल रहती है। और ये इसके अध्यक्षता किनके द्वारा किया था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये था जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह, ये कमल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनावों में एक से अधिक राजनीतिक दल के लिए आरक्षित था। ये जो था वह हाथी था। अब हाथी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है कि एक से अधिक चुनावों के लिए। अगर हाथी के बारे में अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले 1952 से 1957 के आम चुनाव में बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी थी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो चुनाव चिन्ह था यही था। फिर 1962 में रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का पास भी यह निशान था। फिर इसके अलावा अलग अलग 2 दौर में क्षेत्रीय दल नागालैंड पीपुल्स पार्टी, सिक्किम कांग्रेस परिषद, ये सभी का था, ये हाथी ही था। नेक्स्ट देखिए, धनुष एवं तीर निशान किसका, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। धनुष एवं तीर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम का धनुष के साथ में ये धनुष हो गया और ये तीर हो गया, इसके साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये चुनाव चिन्ह है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे भी हम लोग देखेंगे टीडीपी का, टीएमके का, किसका क्या चुनाव चिन्ह है। 14-24 में देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व कब में आई। अभी हम लोग चर्चा किए थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, देखिए इसमें ऑप्शन में 1920 है ही नहीं, तो अभी हम लोगों ने देखा कि सीपीआई का कहना है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना वह 1925 ईस्वी में कानपुर में किया गया था। और वही जो मार्क्सवादी, जो उसका अलग होकर जब बाद में सीपीआई से अलग होकर 1964 में मार्क्सवादी बनेगा, उसका कहना है कि 1920 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों को हम लोगों ने देखा। 1920 से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है, अक्टूबर 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, किनके द्वारा जो एकत्र होकर, यानी 1920 ईस्वी में क्या हुआ था, और ये अलग होकर मानवेंद्रनाथ राय क्या किए थे, वहाँ का मुखिया थे, किसके थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी के, तो वह भी हम लोगों ने देखा था। 17 अक्टूबर 1920 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए जो ताशकंद में एकत्र भारतीय समूह थे, उसके मुखिया कौन थे, यही थे मानवेंद्रनाथ। तो ये प्रश्न का सही जवाब 1925 हो जाएगा। हड़बड़ाना नहीं है, दोनों को ध्यान में रखना, किसका क्या था कहना है और किस तरह से इसकी स्थापना हुई। तो देखिए इसका मतलब इसके बारे में कहा जाता है, जो 1925 और 24 है, यानी वही सबसे पुरानी पार्टी का गठन कहा जाता ही है। 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो है पुरानी पार्टी का गठन हुआ था 17 अक्टूबर 1920 ईस्वी को, और दूसरी है जो कांग्रेस, इसके तुरंत बाद हुई थी, आपको पता ही होगा। प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन औपचारिक रूप से 1925 ईस्वी में हुआ था, ये कहना है। नेक्स्ट देखते हैं, गांधीवादी समाजवादी किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है। तो देखिए ऊपर वाला प्रश्न आ जाएगा, दोनों को हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि किस तरह से किसका मत क्या कहना है, तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछ देता है, तो ध्यान में रखेंगे। दोनों की हम लोग चर्चा कर दिए कि 1925 में क्या क्या था और 1920 में क्या था। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आपको पता होगा, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना क्वेश्चन नंबर 25 है, इसकी स्थापना 1900 कब हुई थी, 6 में। आपको पता होगा इसकी स्थापना में लॉर्ड मिंटो का काफ़ी अहम भूमिका रहता है। किस तरह से लॉर्ड मिंटो क्या करता है, आपको पता होगा कि वह अपने जो सचिव होता है स्मिथ को भेजता है, किसके, मुस्लिम वर्ल्ड के यूनिवर्सिटी आर्चीवर्ल्ड के पास, प्रिंसिपल के पास, और वही फिर क्या करता है, मतलब इसको लेकर शिमला में जब मिलता है, प्रतिनिधिमंडल मिलता है, फिर आपको पता होगा किस तरह से प्रतिनिधिमंडल अलग अलग क्षेत्रों के मुसलमानों के सिग्नेचर और तथा उसका वक्तव्य, इन सभी को एकत्रित कर, यानी कि लॉर्ड मिंटो का ये जो शिमला में जो हुआ था, शिमला में जो मतलब उसको कहिए, शिमला जो मिला था लॉर्ड मिंटो मुस्लिम दल के प्रतिनिधियों से, उसके निर्माण में, मुस्लिम लीग के निर्माण में लॉर्ड मिंटो का अहम भूमिका रहता। कारण यही रहता, देखिए वह क्या करना चाह रहा था, उस सांप्रदायिक कर यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाह रहा था। जो राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय भावना था, उसको कमज़ोर करना चाह रहा था। और उस खासकर यह था कि वह चाह रहा था कि बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन को लेकर बाद क्या हुआ था, तो सभी आक्रोश था, देख रहे थे ना किस तरह से लोगों में आक्रोश था। सलीमुल्लाह खां जो नवाब, जो ढाका के नवाब थे, वह बंगाल विभाजन के पहले विरोध में थे, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद पक्ष में हो गए। तो इसीलिए पक्ष में हो क्योंकि इस तरह से अंग्रेज इस भावना को, राष्ट्रवादी भावना को कम करना, जिसको पता था पूर्वी बंगाल क्या है, राष्ट्रवादियों का गढ़ है,
तो उसको कम करने के क्षेत्र में उसको संरक्षण देने के लिए क्या कह रहा है, उसका मुस्लिम लीग को अपने संरक्षण में, तथा फिर आप आगे देखेंगे कुछ समय बाद इसके क्या क्या 1909 ईस्वी में मॉर्ले मिंटो सुधार लाता है ताकि वह नरमपंथियों को अपने तरफ कर सके और उदारवादियों को अलग कर सके। तो इस तरह से वो भावना को, राष्ट्रवादी भावना को कम करने के लिए ये सभी हथकंडे को अपनाता। उसमें से एक मुस्लिम लीग की भी स्थापना का श्रेय वही रहता है कि लॉर्ड मिंटो क्या करता है, इसको प्रतिनिधि मतलब मुस्लिम प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रदान करता है, जिसमें आप देखेंगे कि उच्च न्यायालय में, क्षेत्रीय न्यायालय में मुस्लिमों का अलग बात किया जाता है। वो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय में लॉर्ड मिंटो संरक्षण की बात करती है। तो वही फिर 30 दिसंबर को सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में एक संस्था का गठन किया जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कहलाता है, जिसके वो अल बारूक करता है उसका अध्यक्ष था। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा? गांधीवादी समाजवादी किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो यह भाजपा का है, गांधीवादी राजनीतिक दल का। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह को आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील कर सकता है? कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त, मान लेते कोई राजनीतिक दल का चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह को आवंटन के निर्णय के विरुद्ध उसको अपील करना है, तो वह कहाँ करेगा? वह सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है। किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के बाद आम चुनाव में अब तक अपरिवर्तित रहा? बताइए कौन ऐसा राजनीतिक दल है जो 1952 के चुनाव चिन्ह के बाद अभी तक अपरिवर्तित रहा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, वह हो जाएगा सीपीआई। अब सीपीआई का क्या है? बाल एवं हंसिया है, जो 1952 के बाद अभी तक अपरिवर्तित रहा है। वही सीपीआई आपको पता हुआ 1964 ईस्वी में इसका विघटन होता है, और विघटन के बाद क्या बनता है? ये 1964 था ना, हाँ 1964 में था, वो बनता है फिर सीपीआई मार्क्सवादी पार्टी। फिर मार्क्सवादी का हंसिया एवं हथौड़ा हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस सीपीआई का बाली एवं हंसिया है। नेक्स्ट 29 में देखिएगा। चलिए 29 में हम लोग आते हैं, पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रहने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम नवंबर 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये पशु पक्षी चुनाव चिन्ह होने के कारण ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक है जो अपना चुनाव चिन्ह बदल लिया था। और आपको पता होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? ये आपको पता ही होगा। इसका जवाब आप हमें दीजिए। कितनी बार चर्चा हुई है मॉडर्न हिस्ट्री में भी, बाघ के साथ इसमें हंसिया था। नेक्स्ट देखिए, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। देखिए तेलुगु देशम पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो जो सप्पा का है, साइकिल है इसका भी, तो ये ध्यान में रखना है आपको थोड़ा। सपा का स्थापना मुलायम सिंह के द्वारा 4 अक्टूबर 1992 ईस्वी में किया गया था। तो उसका भी ये निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय लोक दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसमें से 3 क्राइटेरिया था कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल तब प्राप्त हो सकता है जब क्या था, पहला था कि वह लोकसभा सीट का कम से कम 2% यानी कि 11 सीट कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में होना चाहिए। दूसरा 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, तथा साथ में अलग अलग 4 राज्यों में 4 लोकसभा सीट भी उसको जीतना होना चाहिए। तो जो 6% वैध मतों का वोट प्राप्त करेगा वो लोकसभा या राज्य सरकार 4 अलग अलग राज्यों में करेगा, तथा इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट भी वो दर्ज करेगा। और फिर तीसरा था कि वह 4 या 4 से अधिक राज्यों में क्या हो, राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त कर लिया, उस कंडीशन में वो राष्ट्रीय दल होगा। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब कि राजनीतिक दल नहीं है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी है, एनसीपी भी है, और कौन कौन है? बहुजन समाज पार्टी भी है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय लोकदल या राष्ट्रीय पार्टी नहीं। 1999 में किसके विघटन में से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? आइए अब हम लोग जानते हैं। देखिए हमको, अगर आप एक अध्ययन करेंगे, और मेरे अनुसार हमने देखा कि मतलब जितने भी पार्टियां का निर्माण हुई है वो कुछ ना कुछ मतभेद के कारण कांग्रेस से अलग होकर ही उस व्यक्ति के द्वारा अलग पार्टी का निर्माण। आगे अब देखेंगे, देखिए विभिन्न सारे पार्टियां आएंगे, जैसे उसी में से एक आ गया ना 32 में, किसके विघटन से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? किसके विघटन से? 1999 में। तो वह होगा शिवसेना कांग्रेस पार्टी, तो वह हो जाएगा ऑप्शन में कांग्रेस पार्टी के विघटन से। तो अब आपके माइंड में कि कांग्रेस पार्टी के विघटन से क्या बना, चलिए इस स्टोरी को हम लोग समझते हैं। क्या होता है कि 1999 ईस्वी में ये मतलब कहिए कि जो होते हैं, कौन होते हैं, मतलब मुख्य रूप से इससे अलग होकर 25 मई 1999 को शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर, ये तीनों अलग हो जाते हैं। कारण क्या होता है अलग होने का, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से, कि वह क्या होते हैं, जो सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद बनाया जाता है तो उससे लेकर ये लोग दुखी होते हैं, खफा होते हैं। उनका कहना था कि एक विदेशी मूल की सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध कर
पार्टी के से इसको निष्कासित कर दिया गया था। इन्होंने विरोध किया था, इसी कारण इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। और ये अलग होकर कौन कौन, शरद पवार हो गए, और कौन हो गए, पीएम संगमा हो गए, तारिक अनवर हो गए, ये तीनों अलग होकर क्या बनाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाएगा, यानी एनसीपी की स्थापना होगा। अब फिर बाद में आप देखेंगे इस एनसीपी की, जिसमें शरद पवार हो गया और कौन कौन हो गए, पीएम संगमा हो गए, तारिक अनवर, अब इनसे भी अलग होकर एनसीपी से भी अलग होकर एनपीपी बनेगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी बनेगा, एनपीपी बनेगा। वो विघटन होगा 1912 ईस्वी में, वो 2012 में आप देखेंगे 2012 में कैसे विघटित होगा, उसकी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि 1999 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से अलग होकर शरद पवार, पीएम संगमा और तारिक अनवर अलग होकर क्या करते हैं, वह बनाते हैं, किसका गठन करते हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, एनसीपी का गठन करते हैं। कारण क्या रहता है कि वह एक विदेशी मूल जो है वह सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का विरोध करती है, तो उसके विरोध में उनको क्या किया जाता है, दल से निष्कासित कर दिया जाता है। 1933 में देखेंगे स्वतंत्रता पार्टी के स्थापना निम्नलिखित में से कौन थे, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना, अब तो यही थे सी राजगोपालाचारी जो थे, वह स्वतंत्र पार्टी के स्थापना में इनको माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, अब क्षेत्रीय राजनीतिक दल बताइए। क्षेत्रीय, कांग्रेस तो राष्ट्रीय है, भाजपा भी राष्ट्रीय है, अब सीपीआई भी क्या है, राष्ट्रीय है, लेकिन अकाली दल क्या है, वह क्षेत्रीय है, तो ध्यान में रखिएगा। 34 का डी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अभी चर्चा की कि भारतीय जनता पार्टी का गठन किस तरह से, किसके फलस्वरूप इसका जन्म होता है, वह होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन होता है। यह गठबंधन सोनिया गांधी के इमरजेंसी लगाने के विरुद्ध में अन्य विभिन्न पार्टियां गठित होकर क्या करती है, वह उसे हराना चाहती है, और वैसा ही होता है। और गठित होकर 1970 में गठित होता है, 23 जनवरी को पार्टी बनता है, चुनाव होता है, और उसमें कांग्रेस की पहली बार हार होती है और गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई की बनती है, और फिर 1980 में उसका भंग हो जाता है, फिर उसी से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। तो ये करा भारतीय जनता पार्टी गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, किस तरह से 1980 में इसका गठन होता। हालांकि शुरुआती कुछ 2 वर्षों में सफलता नहीं पाता, फिर 2 सीट के, फिर 1984 ईस्वी में क्या होता है कि जो राम की जन्मभूमि होती है उस पर 2 सीट हासिल करते हैं लोकसभा। नेक्स्ट देखिए, दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे, अब दल विहीन लोकतंत्र है, दल विहीन, देखिए दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन थे, जयप्रकाश नारायण, ये जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे, ये वही जयप्रकाश नारायण है, याद करिए, जिनको मरने के बाद भारत रत्न दिया गया, मैग्सेसे पुरस्कार 1965 में दिया गया, इन सभी अवार्डों से इनको नवाजा गया। अब आपके माइंड में उठ रहा हो कि इनको जो मरणोपरांत भारत रत्न कब दिया गया था, 1998 ईस्वी में, 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार, आपको पता होगा दिल्ली में इनके नाम से लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल भी है। फिर बिहार के जो जेपी आंदोलन था, अहम भूमिका इन्होंने निभाया था 1974 से 77 में। फिर आपको पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेपी आंदोलन हजारीबाग जेल से भाग भी गए थे, तो ये उनका भूमिका रहा। और बोला जाता है इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व में जनता पार्टी में इंदिरा गांधी के पदच्युत करने में क्या अहम भूमिका रहती है, हालांकि ये पद नहीं लेते हैं किसी का। तो इस तरह से क्या होता है, दलविहीन लोकतंत्र के चुनाव चिन्ह का अधिकार आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत आधार पर लड़ा जाता है। इनका यही कहना था कि जो दल विहीन लोकतंत्र है उसमें क्या हो जाता है, उसमें चुनाव दल के आधार पर नहीं बल्कि व्यक्तिगत दल के आधार पर लड़ा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था, और आपको पता हुआ 1948 में कांग्रेस पार्टी में से अपने समाजवादी समूह पर नेतृत्व किया था, और बाद में एक गांधीवादी उन्मुख पार्टी के साथ पीपुल्स सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। ये था उनका। राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किसके लिए जरूरी है, अब देखिए राजनीतिक दल आपको पता होगा लोकतंत्र के लिए जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुना प्रतिनिधित्व आता, जो प्रतिनिधित्व चुनकर आता उस शासन व्यवस्था को संचालित करता, और इस व्यवस्था को पूर्ण प्रक्रिया करने के लिए एक राजनीतिक दल की आवश्यकता होती है, तो वह हो जाएगा लोकतंत्र। वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है, वह भारतीय राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी। देखिए आ गया ना प्रश्न, यही है, वह ताशकंद में हुई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। यही 19 अक्टूबर 1920 ईस्वी में हमने पहले प्रश्न देखा था कि एक प्रश्न आया था जिसमें चर्चा हुई थी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना क्या है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि 1925 में हुई थी, और जो मार्क्सवादी उससे अलग हो उसका कहना है कि 1920 ईस्वी में। तो वही कह रहा, ताशकंद के जैसे ही चर्चा आ गई तो वह हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसमें उसके मुखिया ताशकंद में एकत्र हुए थे कौन, मानवेंद्र नाथ एम एन राय। नेक्स्ट देखिए 39 में, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। अब कौन राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी, जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल। तो किस राजनीतिक दल की
स्वतंत्रता के तो हो जाएगा, स्वतंत्रता की स्थापना के पूर्व क्या हो जाएगा, इन चारों में से देखिएगा तो तीसरा हो जाएगा भारतीय कम्युनिस्ट साम्यवादी दल सीपीआई का स्थापना 1920-25 दोनों, तो मतलब भारत की आज़ादी से पहले ही हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 39 का सही जवाब सी हो जाएगा, जिसमें हम लोगों ने यह जाना था कि सीपीआई का कहना 1925 में है और मार्क्सवादी का कहना है कि 1920 में है। 40 में देखिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। तो बी आर अम्बेडकर द्वारा जो स्थापना की गई थी वह स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी, इंडिपेंडेंट लेबर 1936 ईस्वी में, आपको पता होगा। और एक देखिए इनकी चर्चा आ गई थी, इनसे रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न हम लोगों ने देखा था कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था, जब वह 1924 ईस्वी में प्रैक्टिस कर रहे थे। कब वहाँ कर रहे थे, ये न्यायालय में। तो उन्होंने आपको पता होगा कि अछूत जातियों के लिए वह उनको बढ़ावा के लिए, उत्थान के लिए वह बहिष्कृत हितकारिणी सभा, और आपको पता बाहर में फिर बहिष्कृत पत्रिका का भी उन्होंने क्या किया था, निकाला था ताकि उसको जागरूक किया जा सके। तो वही है स्वतंत्र श्रमिक दल, जिसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर के द्वारा 1936 में किया गया था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए अखिल भारतीय परिषद नहीं था, आप अगर पहले जाएंगे तो क्या था, इनके द्वारा एक क्या किया गया था, समिति का गठन किया गया था। भारतीय अखिल नहीं था, भारतीय अनुसूचित जाति संघ कर था। नेक्स्ट देखते हैं 41 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। अब कहा कि कौन सा राजनीतिक दल नहीं है, जनता दल है, भारतीय जनता पार्टी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल राजनीतिक दल है ही है। अब राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन की बात की जाए तो उसके बाद चलिए इसको रहने देते हैं। शिरोमणि अकाली दल विभाग जनता दल यूनाइटेड, ये राजनीतिक दल है। लेकिन यहाँ का राजनीतिक दल, ये जो राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजनीतिक दल कोई भी हो गया, या तो राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, राज्य स्तरीय हो, तो कोई भी नहीं है ये। तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय लोकतंत्र गठबंधन। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। देखिए गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार केरल में बनती है। आइए समझते हैं परिस्थिति। वह होता है जनता दल यूनाइटेड। पहली कांग्रेसी सरकार केरल 1957 ईस्वी में बनी थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बनाई गई थी। यह कम्युनिस्ट पार्टी वही सीपीआई जिसकी स्थापना, यह भारत की पहली और विश्व की दूसरी कम्युनिस्ट सरकार थी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। और आपको बता दें इसमें ईएमएस नींबूद्रिपाद, वही नींबूद्रिपाद याद करिए जो सच्चिदानंद सिन्हा को अखिल भारतीय जो किसान समिति बनाने का सुझाव दिए थे। उसमें हालांकि उसमें तो क्या था, श्रमिक संघ का भी था, मतलब सुझाव में ये भी थे नींबूद्रिपाद, वही बनते हैं। एमएस नींबूद्रिपाद सीएम बनते हैं और सीएम पद ग्रहण करते हैं। तो केरल हो जाएगा। 1957 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार इसी राज्य में बनी थी। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी थी। तो आ गया प्रश्न, अभी हम लोग चर्चा किए कि केंद्र में, अब कह रहा है राज्य में नहीं, राज्य में तो हम लोगों ने देखा था पहला 1957 में केरल में, लेकिन केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी 1977 ईस्वी में, वही मोरारजी देसाई जो अभी हम लोग चर्चा किए थे कि कौन था, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। जो क्या होता है, इंदिरा गांधी का जो इमरजेंसी लागू किया जाता है, उस इमरजेंसी लगाने के विरुद्ध, यानी कि जो उनका तानाशाही था उसके विरुद्ध में अन्य पार्टियां एकजुट होकर राष्ट्रीय जनतंत्र गठबंधन बनाती है, और वह उसके विरुद्ध पहली बार वह चुनाव लड़ती है, और उस चुनाव में कांग्रेस की हार होती है, और गठबंधन की सीट जो होता है उन्हें 345 सीट मिलता है, और मात्र कांग्रेस को 189 होता है, और कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई बनेंगे। हालांकि 3 साल बाद यह भी क्या हो जाता है, 1970 में बनता है, उसके बाद फिर विघटन हो जाता है, फिर उसी से भारतीय जनता पार्टी 1980 में क्रिएट होगा। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में स्थापित किया गया था। क्या किया गया था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में, एनसीपी में। अब आपको समझना होगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किन परिस्थिति में किया जाता है। तो आपको इसे समझने के लिए हम लोग को चलना होगा 1999 में। वह समय क्या होता है, 1999 में। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है कि सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद बनाया जाता है, तो उसके लेकर शरद पवार, पीएन संगमा और अनवर ये उसका विरोध करते हैं कि कोई भी विदेशी मूल के महिला को अध्यक्ष क्यों बनाया जा रहा है, और इस विरोध करने के बावजूद में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। और पार्टी से निष्कासित करेंगे तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, वह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना 1999 में करेंगे। हालांकि यहीं से फिर टीडीपी भी निकलेगा, है ना, वो भी चर्चा हम लोग आगे उसकी करेंगे, किस तरह से 26 वर्षों में आईएनसी में रहने के बाद क्या करते हैं, आईएनसी को छोड़ दिया था। 1998 में इसमें तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का स्थापना होता है, वो भी चर्चा करेंगे, वो उससे 1 साल पहले ही होता है। तो इस तरह से ही होता है। फिर आप देखेंगे कि ये जो एनसीपी की स्थापना हो जाती है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है, 20 जून 2012 को पीके संगमा ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए पार्टी छोड़ दी। अब क्या हो जाता है यहाँ से, अब जो पीएम संगमा है वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या करेंगे, वह राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए
वह क्या करेंगे, पार्टियों को ही छोड़ देंगे, जो कि अभी हम लोगों ने देखा कि निर्माण में हुई कि लेकिन 2012 में परिस्थिति कुछ अलग होता, पार्टी छोड़ देता है, क्योंकि पार्टी ने सप्रसंग रूप से यानी संपन्न रूप से उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी का समर्थन देने का घोषणा किया था। मतलब पार्टी का जो निर्णय था कि क्या हुए जो राष्ट्रपति पद प्रणब मुखर्जी उनको समर्थन देना है, लेकिन ये क्या जो पीएन संगमा यह नहीं चाह रहे थे, वह खुद लड़ना चाह रहे थे। अब अलग हो जाएंगे और यहीं पर चुनाव हारने के बाद वह अपना नए पार्टी बनाएंगे जो नेशनल पीपुल्स पार्टी के नाम से जाना जाएगा, जिसकी मान्यता राष्ट्रीय दल में 2019 में मिली है। तो चलिए इसकी चर्चा हम लोगों ने देख लिया किस तरह से कांग्रेस से एनसीपी बना, एनसीपी से एनपीपी बना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आम आदमी पार्टी का गठन, जिसे आप हैं, इसका गठन के बारे में बात की। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो अरविंद केजरीवाल और कुमार विश्वास है वो अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगियों द्वारा गठित था, जो 26 नवंबर 2012 को इसका गठन किया गया था। एक भारतीय राजनीतिक दल है और यह अभी राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं किया है, हालांकि उसके करीब में है। 2 राज्यों में तो कहिए कि 3 राज्यों में तो हो चुका है, मात्र एक राज्य उसको दिल्ली में इसकी है, उसके बाद पंजाब में है और गोवा में भी राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त कर लिया। और एक अगर और राज्य में अगर वो वहाँ के राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर लेगी तब वह क्या हो जाएगी, राष्ट्रीय दल पार्टी हो जाएगी। 46 में देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की थी, आ गया अच्छा प्रश्न। अब द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, देखिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की याद करिए, जब जस्टिस पार्टी के जो मुद्रियार थे, जब उन्होंने देखा था जस्टिस पार्टी का क्या था गठन, किस लिए किया गया था, गैर ब्राह्मणवाद था, यानी मुख्य रूप से ब्राह्मणवाद का ही विरोध में उसमें किया जा रहा था। किस तरह से अछूतों को क्या किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, उससे मतलब उसका उत्थान नहीं किया जा रहा, ब्राह्मण का वर्चस्व है। तो जस्टिस पार्टी भी वही उसका था, उसी के विरोध में ये किए थे। तो उसमें अहम भूमिका था मुदलियार का, टीएम नायर का। तो अब देखेंगे क्या परिस्थिति होता कि तमिलनाडु के प्रमुख राजनीतिक पार्टी जो है जिसका निर्माण जस्टिस पार्टी 1961 में मुदलियार, टीएम नायर और त्यागराज के द्वारा किया था, वही द्रविड़ कड़गम से पेरियार से मतभेद हो जाता है। द्रविड़ कड़गम और पेरियार में मतभेद हो जाने के कारण जो उसके सदस्य होते हैं वही ये जस्टिस पार्टी के जो मिल जाता है उसके बाद। तो 1949 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, अन्नादुरई द्वारा द्रविड़ कड़गम का निर्माण हो जाता है, जो 1944 ईस्वी तक जस्टिस पार्टी के सदस्य रहते हैं। तो वही अन्नादुरई के द्वारा क्या होता है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जस्टिस पार्टी से अलग होकर, और जस्टिस पार्टी आपको पता ही होगा मॉडर्न हिस्ट्री में इसकी डिटेल से चर्चा हुई। यहाँ भी हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में चर्चा कर ही दिया कि जस्टिस पार्टी का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य यही था गैर ब्राह्मणवाद का, जो ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था और जिस तरह से जो अछूतों को है, जो नीच जाति है, उसके उत्थान को लेकर, उसके हर जगह क्षेत्र में उसको पूजा में या इन तरह को उसको प्रोत्साहन के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य होता है ब्राह्मणवाद का विरोध करना। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे जो है जो विवाह भी संपन्न कराया जाता है, खासकर इसको लिए गैर जातीय विवाह, वो भी इसका एक भाग होता है। नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा 1916 में किस राजनीतिक दल द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली। कारण चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को, आइए देखते हैं। तृणमूल कांग्रेस, अन्नादुरई, वाई तेलुगु देशम, यह राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब राष्ट्रीय दल के रूप में मानता हुआ तृणमूल कांग्रेस को मिलेगा। अब ये तृणमूल कांग्रेस कौन है, जिसको हम लोग टीडीपी कहते हैं, टीएमसी कहेंगे टीडीपी नहीं, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस का ये भी, इसका भी कुछ इसी प्रकार होता है। यह क्या होता है, यानी कहिए कि 26 वर्षों तक यह कांग्रेस, मतलब कांग्रेस में ही, कांग्रेस का ही पार्ट रहा था। उससे अलग होकर 1998 ईस्वी में टीएमसी की स्थापना किया जाता है और 1998 में 98 के लोकसभा में क्या होता है, उसी लोकसभा में 7 सीटें ये जीतती है। तो इस तरह से वह 2016 में राजनीतिक दल के रूप में मानता वह तृणमूल कांग्रेस। तो ये हम लोगों ने एक अहम भूमिका देखा किस प्रकार से कांग्रेस होता है, कांग्रेस से किस प्रकार से पहले क्या होता है, एनसीपी की नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है, जिसमें पीएन संगमा, शरद पवार, एन अनवर अलग इसलिए होते हैं ताकि वो विरोध करते हैं किसका, जब वह इंदिरा गांधी है जो क्या बनती है, अध्यक्ष बनती है। तो वह उनका कहना था कि विदेशी मूल की महिला कैसे अध्यक्ष बन सकती थी। इसके विरोध करने के एवज में इनको क्या कहता, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी से निष्कासित करेंगे 1999 ईस्वी में, क्या करेंगे, यह बनाएंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी। फिर क्या होगा, अब यहाँ पर एक और होता है कि कुछ समय बाद 2012 में पार्टी का जो निर्णय होता है कि वो जो प्रणब मुखर्जी होते हैं उनको समर्थन करने का, लेकिन इसी में से जो एक होते हैं पीएन संगमा, जो स्थापना में अहम भूमिका रहती है, वो खुद राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस पार्टी को छोड़ देते हैं और अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, नेशनल पीपुल पार्टी, जिसको भी राष्ट्रीय दल का मानता 2019 में मिलता है। तो इस तरह से ये कहानी था कुछ जो हम लोगों ने समझा कि किस तरह से कांग्रेस के विघटन के बाद किन किन पार्टियों का गठन हुआ। हालांकि अब देखा जाए तो शुरुआती पार्टी तो कांग्रेस ही रहती है, उसके बाद जितनी भी पार्टियां बनती वो कुछ ना कुछ देखेंगे कि उनके पद पर पहले पूर्ववर्ती में कांग्रेस के किसी न किसी, जैसे मोरारजी देसाई ले लीजिए, वह सीनियर होने के बावजूद उनको
वह पीएम बनना चाह रहे थे, उनको लेकर फिर वो अलग होते, फिर बाद में फिर आप चरण सिंह पे देखिए वही कहानी होता है, चरण सिंह है ना। फिर वो राजीव गांधी में वो रहते हैं चौधरी दयालाल, मतलब वहाँ भी देखिए पार्टी से अलग होकर किस तरह से वो बोफर्स घोटाला उछालते हैं, जो उसमें वित्त मंत्री रहते हैं और अलग होकर पार्टी में इस तरह से फिर वो बनते हैं। तो ये कहानी इस तरह से है, किस तरह से कांग्रेस के बाद किन किन पार्टियों का उदय हुआ, पर गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार कब बना, दूसरी बार कब बना, उन सभी की चर्चा मॉडर्न में भी हुई और आंशिक रूप से हम लोग यहाँ भी किए हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।